नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में और हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस जो लोगों को आ रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में। तो आज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आइदर आपका हाइड्रोपोनिक फार्म शुरू हो चुका है या फिर आप कोशिश करना चाहते हो कि हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करने की, या तो आप बस सोच रहे हो कि मुझे हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करना है और वो क्या गलतियां है जो आप अवॉइड करना चाहते हो। इंडिया में 60 से 70% हाइड्रोपोनिक फार्म तकरीबन एक साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो 3 क्रूशियल मिस्टेक्स जो हर हाइड्रोपोनिक फार्मर एक इनिशियल फेज में कर जाता है, आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हो। आज डिस्कस करेंगे उनके बारे में। सबसे पहली गलती जो बहुत सारे हाइड्रोपोनिक फार्मर करते हैं वो है कि प्रॉपर कोटेशन ना ले पाना। आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, एक प्रॉपर कोटेशन ना ले पाना ये सबसे बड़ी गलती है। अगर हम लोग 100% अगर पकड़ते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्म बंद होने के पीछे गलतियां, उसमें से 60 to 70% चंक बस इसी एक गलती का है। जब भी आप हाइड्रोपोनिक फार्म को स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, अलग अलग वेंडर से बात करते हो, आपको अलग अलग कोटेशंस मिलते हैं। मैं अपने एग्जांपल से बात करता हूं। जब मुझे हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करना था, जो कि 5000 स्क्वायर फीट का था, तो जब मैंने कोटेशंस लेना स्टार्ट किया तो मुझे एक कोटेशन मिला 35 लाख का, कुछ कोटेशन मिले 55 लाख के, कुछ कोटेशन मिले मेरे को 80 लाख के और एक कोटेशन मुझको मिला था 1 करोड़ 20 लाख का। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इंडियन मार्केट में अलग अलग कंसल्टेंट, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग कोटेशन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इनिशियल फेज में होते हैं, जैसे कि जब मैं अपने इनिशियल फेज में था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मुझे हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करना है, मुझे वर्टिकल फार्मिंग करना है, ये तो हाईटेक फार्मिंग है और इतना पैसा तो लगेगा, इतना तो खर्चा तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से मैं भी एक पॉइंट पे मैं भी ऐसे आ गया था कि ठीक है, एक कोटेशन फाइल करके उस वेंडर को पैसा रिलीज कर दो। लेकिन मैंने थोड़ा सा पुशबैक लिया और मैंने वेट किया और सोचा कि चलो इसको अगर हम लोग खुद डेवलप करते हैं तो कितना खर्चा आएगा, इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। जब मैंने कॉस्टिंग निकाली तो मुझे पता चला कि ये पूरा फार्म सिर्फ और सिर्फ 15 लाख में डेवलप हो सकता है, और मैंने ये किया। 15 लाख में ये सक्सेसफुल फार्म डेवलपमेंट हो सकता था और वो हो गया। हम लोगों ने ये सक्सेसफुली करके दिखाया था। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा मनी वो इनिशियल फेज में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, जैसे आपका कैपेक्स अमाउंट बढ़ जाता है, आपका आरओआई इमीडिएटली पुश हो जाता है अगले आने वाले महीनों या सालों भर। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक हाइड्रोपोनिक फार्मर है जिसने 5000 स्क्वायर फीट का फार्म सेटअप किया है सिर्फ 15 लाख में, और एक दूसरा हाइड्रोपोनिक फार्मर है जिसने वही फार्म सेटअप किया है 60 लाख में, तो यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू क्या होगा? जो पहला हाइड्रोपोनिक फार्मर है वो 1 साल के अंदर ही अपना आरओआई कंप्लीट करके एक प्रॉफिटेबल हाइड्रोपोनिक फार्म बन जाएगा, जबकि जो दूसरा हाइड्रोपोनिक फार्मर है उसको 4 से 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा एक प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए। अच्छा, 5 साल के बाद इश्यू क्या होता है? जैसे आप 4 या 5 साल कंप्लीट कर लेते अपने फार्म के, मेंटेनेंस वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में जो सेकंड हाइड्रोपोनिक फार्मर है वो कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका एरिया कम है। 5000 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा एरिया नहीं है, आपको 16000 का प्लांटेशन मिलता है, आपका एरिया बहुत छोटा है, ऊपर से आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा कर दिया है। 5 साल के बाद मेंटेनेंस वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ये फॉर्म एक्चुअल में कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाता है। जब भी पैसा आने का टाइम स्टार्ट हो जाता है, मेंटेनेंस वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको इस चीज से बचना है कि आप इनिशियल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना कर दे। हाँ, मार्केट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारे वेंडर्स आपको ये चीज बोलेंगे कि अरे सर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा, वो जायज है, लेकिन आपको अपनी कॉस्टिंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बात करेंगे दूसरी मिस्टेक की। दूसरी मिस्टेक का भी एक बहुत बड़ा मेजर चंक है, बहुत ज्यादा लोग इस पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में रियलाइज होता है कि इसकी तो जरूरत ही नहीं। ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अननेसेसरी इक्विपमेंट्स। तो ये जो अननेसेसरी इक्विपमेंट्स की बात है, तो यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से समझना कि हर काम करने के लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत होती है। वो इक्विपमेंट 100 रुपए से भी स्टार्ट होता है, 1000 रुपए का भी मिलता है। सेम वे कुछ इक्विपमेंट, जैसे कि हम बात करेंगे डिह्यूमिडिफायर की। डिह्यूमिडिफायर मार्केट में अवेलेबल है, 35000 से भी स्टार्ट होता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का मिलता है। तो वेंडर तो आपको पुश करेगा कि ये 2 लाख का या 1 लाख का डिह्यूमिडिफायर खरीदिए, उसका मार्जिन उस पर ज्यादा है, तो आपको वो पुश करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये 2 लाख का डिह्यूमिडिफायर लगा लेने से बस आपका काम हुआ नहीं, उसके बाद उसकी एक मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट भी है। जैसे कि मैंने 2 लाख का डिह्यूमिडिफायर लिया, उसके बाद मैं लगभग 6 से 7000 रुपए मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ बस उसको ऑपरेटिंग रखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरा ले लेता है इनिशियल कैपेक्स में, और ये बहुत ज्यादा खर्चा मुझे बढ़ाता है मेरा ओपेक्स में। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिन इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत नहीं है वो इक्विपमेंट्स आपको नहीं खरीदने हैं। एक एग्जांपल की बात करते हैं जो मेरा एक पर्सनल एग्जांपल है। जब मैं इनिशियल फेज में जब मैं हाइड्रोपोनिक करना चाहता था, मुझे हर किसी ने पुश किया कि आपको स्क्वायर पाइप भी यूज करने पड़ेंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इजी होता है, प्लांट्स के लिए बहुत आसान होता है, रूट्स का जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली होता है स्क्वायर पाइप्स में। मैंने डिसाइड किया कि राउंड पाइप में क्या इश्यूज आते हैं। अगर मैं एनएफपी सिस्टम ही कर रहा हूँ, वाटर फ्लो अगर मेरे को लोअर लेवल पे मेंटेन करना है, तो मैं राउंड पाइप के साथ भी यही काम कर सकता हूँ। राउंड पाइप जो था वो 300 रुपए में अवेलेबल था 20 फीट का।
स्क्वायर पाइप जो था वो अवेलेबल था 200 रुपए का, सिर्फ 5 फीट का। तो लगभग मेरा 20 फीट का स्क्वायर पाइप जो था वो जा रहा था 1000 रुपए के आसपास। राउंड पाइप मेरा जा रहा था सिर्फ 300 रुपए के आसपास। जीएसटी वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ पकड़ के मेरी राउंड पाइप की कॉस्टिंग थी सिर्फ और सिर्फ 330 रुपए। तो इससे एक्चुअल में मेरी जो फार्म की कॉस्टिंग थी वो 40 लाख 50 लाख से वो इमीडिएटली 3 टाइम्स नीचे आ चुकी थी, क्योंकि 90% जो काम होता है वो सिर्फ पाइपलाइन का काम होता है हाइड्रोपोनिक में। तो इस तरीके से जो काउंटर प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में उसको यूज करके भी आप एक हाइड्रोपोनिक फार्म डेवलप कर सकते हो। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो सक्सेसफुली वर्क करेगा। हमारा हाइड्रोपोनिक फार्म सक्सेसफुली काम कर रहा है, सक्सेसफुली हम इसको मार्केट में अपना प्रोड्यूस बेच पा रहे हैं, लैब टेस्ट हमारे सारे क्लियर हो गए हैं, जबकि हम राउंड पाइप यूज कर रहे हैं स्क्वायर पाइप की जगह पे। तो ये सेकंड नंबर की सबसे बड़ी मिस्टेक है, अननेसेसरी इक्विपमेंट्स को अवॉइड करना। आपको उन चीजों की जरूरत नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी जो गलतियां लोग करते हैं वो है आपको अपनी ओपेक्स बढ़ा लेते हैं। ओपेक्स कॉस्ट मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके पीछे एक मेन रीजन है, लोग क्या कोशिश करते हैं कि मुझे 100% गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए जो मैं मार्केट में भेजूंगा, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि आप जब भी अपना प्रोड्यूस मार्केट में बेचते हो तो बाकी का जो सब्जियां जो भी मार्केट में आया है आपका प्रोड्यूस उसी के साथ बिकना है। आप रेस्टोरेंट को पिच करते हो तो वहां पे दूसरे फार्मर्स है, ट्रेडिशनल फार्मिंग करने वाले फार्मर्स है, वो अपना प्रोडक्ट भी वही रेस्टोरेंट पे इनिशियली भेज रहे हैं। तो जब भी आपका प्रोडक्ट उनके साथ चला जाता है बिकने के लिए, तो वहां पे कस्टमर जो होता है, इंडियन जो इकोनॉमी है या इंडियन कस्टमर जो है वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है। 2 रुपए या 3 रुपए की वजह से बड़े बड़े लॉट रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर लोग अपना वेटर चेंज कर लेते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी में होता है। तो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मॉडल होने की वजह से आप अपनी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो, जिस बिकॉज आप बहुत अच्छा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट इन्वेस्ट किया है। तो आपको टारगेट करना है कि 70% गुड क्वालिटी एडिबल प्रोडक्ट मार्केट में आपका जाए। उसके बाद आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आपका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। अननेसेसरी के फर्टिलाइजर्स, ग्रोथ बूस्टर्स, अननेसेसरी इक्विपमेंट्स, ह्यूमिडिफायर, डीह्यूमिडिफायर, टेम्परेचर कंट्रोलर यूनिट, ये सब चीजें यूज करके आप एक बहुत अच्छा गुड लुकिंग प्रोडक्ट बना तो लेते हो। वो प्रोडक्ट फोटो खींचने के लिए तो काम में आता है, वो फोटोज में बहुत अच्छा दिखता है, मार्केटिंग में बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जब एक्चुअल मार्केट में वो बिकने के लिए जाता है तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप 70% क्वालिटी को टारगेट कीजिए। आपको टारगेट करना है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी रेस्टोरेंट को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको ये टारगेट करना है कि 12 महीने हर दिन आप उसको सप्लाई दे पाओ, ना कि आप उसको कुछ 4 महीने के लिए सप्लाई दे रहे हो, वो बहुत ही गुड क्वालिटी, लेकिन उसके बाद 6 महीने का गैप पड़ रहा है। आज की डेट में एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसके साथ यही इशू है। कोई भी फार्मर अगर किसी रेस्टोरेंट से टाइप कर भी लेता है या एपीएमसी मार्केट में किसी वेंडर के साथ टाइप कर भी लेता है तो एक सिलेक्टेड सीजन पे ही वो अपना वेजिटेबल या अपना प्रोड्यूस उनके पास भेज पाता है। ऑफ सीजन में उसका प्रोड्यूस मार्केट में पहुंचता नहीं। तो वो जो ऑफ सीजन का जो पीरियड होता है ये पीरियड है आपका एक्चुअल मनी मेकिंग पीरियड। आप अगर आपने प्राइस वॉचर मॉडल यूज किया है या फिर आप देख सकते हो प्राइजर पे जो प्राइस वॉचर मॉडल है वहां पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक्चुअल जो एवरेजिंग वर्क जो होता है वो ऑफ सीजन में होता है। जैसे कि बेसिल आपका सीजन में बिकता है 70 रुपए से 75 रुपए किलो, कभी कभी 60 रुपए किलो तक चला जाता है, लेकिन ये ऑफ सीजन में यही बेसिल सेम क्वालिटी सेम बेसिल पहुंच जाता है 315 से 330 रुपए किलो तक। तो आपका एवरेजिंग आउट जो मैक्सिमम जो बेनिफिट रीजन है वो है ऑफ सीजन। ऑफ सीजनिंग में आप हाइड्रोपोनिक की वजह से बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। तो आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रॉपर कोटेशन लेना, दूसरी चीज अननेसेसरी इक्विपमेंट्स अवॉइड करना, और तीसरी चीज आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, ना कि 100% गुड क्वालिटी। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपके क्या थॉट्स है इस चीज के।